गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 5th के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लेसन है। रिलेशन बेस्ड हमारा जो लेसन था वो इसमें आ रहा है। इसके अंदर हमने पहले रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फैमिलीज देखी थी, फैमिलीज कितने टाइप की होती है वो देखा था हमने। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एडॉप्शन के बारे में पढ़ा था, जो गोद लेने का जो प्रोसेस होता है उसका पढ़ा था। फिर वो कैसे हमारे परिवार का एक मेंबर बन जाता है, वो चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी। और अब हमारा जो चैप्टर आ रहा था वो था रिजेंबल से लेकर, मतलब हम हमारे जो बड़े हैं उनके जैसे क्यों दिखाई देते हैं, मतलब हमारे शारीरिक लक्षण जो होते हैं वो उनसे मैच क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था, तो इसका हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब जो शारीरिक लक्षण है वो बच्चों के अंदर कहाँ से आते हैं? अपने माता पिता से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, और इनसे आते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडेटरी कैरेक्टर्स एंड दिस फिनोमिनस कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब और ऐसे जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और ये जो घटनाक्रम जो चलता है उसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि किसका कहाँ से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। मतलब ये जो घटनाक्रम होता है उसमें ये जो ट्रांसफ़र होता है हमारा, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। Some characteristics are acquired from the surroundings and these are not inherited। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम हमारे आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं, उससे सीखते हैं, तो वो हमारी हेरिडेटरी के अंदर नहीं आती है, वो हमारी वंशानुगत नहीं होती है। कुछ चीज़ें हम हमारे आसपास के वातावरण से भी सीखते हैं। एक हमारा टॉपिक आ रहा था, आया है फिर हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, कि हमारे अंदर ये लक्षण क्यों आते हैं। हमारे से जो बड़े हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके भी लक्षण हमारे अंदर कैसे आते हैं, इसके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक थ्योरी दी थी, तो हम उसको देखते हैं थोड़ा। ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर एक थ्योरी दी थी, तो उसका थोड़ा देख लेते हैं हम। ग्रेगर जॉन मेंडल was a scientist who is recognized as the father and the founder of genetics। Mendel conduct many experiments on the pea plant, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम स्टबियम। between 1856 and 1863। तो मतलब फिर थोड़ा सा मेंडल के बारे में देख लीजिए आप। 1863 मेंडल के बारे में देख लीजिए आप एक बार।
तो इसमें हमारा दिया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो क्या कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किसके लिए उन्होंने उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, या मतलब जो आनुवांशिकी का जो जनक है वो किसे माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या किया था, मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके लिए उन्होंने मतलब उनके मन में कुछ सवाल थे कि किस तरह से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर अपने अनुप्रयोग किए थे, अपने अनुसंधान किए थे। तो उसका जो टाइमिंग था वो 1856 से लेकर 1863 तक के टाइमिंग में उन्होंने अपने अनुसंधान किए। तो उन्होंने अपने अनुप्रयोगों से बताया कि जो मटर का जो पौधा होता है उसका फूल या तो सफ़ेद रंग का होता है या जामुनी रंग का होता है। तो उनके मन में ये सवाल था कि सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे किस तरह के होंगे अगर इनकी क्रिया करवाई जाए तो, और अगर जामुनी रंग के जो पौधे हैं उनका परस्पर क्रिया कराई जाए तो वो किस रंग के होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने अनुप्रयोग में सफ़ेद रंग के 2 पौधे लिए और उनका आपस में परस्पर क्रिया करवाई। तो उससे उनको जो नई प्रजाति मिली, नई जो पीढ़ी मिली थी, उसमें जो नई पीढ़ी का जो पौधा था वो भी सफ़ेद रंग का ही निकला था। इसी तरह से उन्होंने दूसरी प्रक्रिया में जामुनी रंग का जो उनका फूल खिलता था उसका जामुनी रंग के फूल से ही उसकी परस्पर क्रिया करवाई। तो उसमें उनको जो पौधा प्राप्त हुआ था वो भी जामुनी रंग का ही प्राप्त हुआ था। तो उनके मन में ये सवाल हुआ कि जैसे सफ़ेद रंग से मिलने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमें सफ़ेद रंग की मिली है और जामुनी रंग के फूल से मिलने वाली पीढ़ी हमें जामुनी रंग की मिली है। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि एक सफ़ेद रंग का फूल का पौधा लिया था और एक जामुनी रंग वाले मटर के फूल का पौधा लिया था, और फिर बाद में उनकी आपस में परस्पर क्रिया करवाई। तो उससे उनको जो पौधा मिला था वो उनको जामुनी रंग का मिला था। तो फिर उनके मन में ये सवाल हुआ कि सफ़ेद रंग कहाँ विलुप्त हो गया, कहाँ गायब हो गया। तो उन्होंने फिर वापस से जो जामुनी रंग और सफ़ेद रंग की क्रिया से मिलने वाली जो पीढ़ी थी उसी पीढ़ी को आपस में फिर से क्रिया करवाई, जिससे उनको कभी सफ़ेद रंग का पौधा प्राप्त हुआ, कभी जामुनी रंग का पौधा प्राप्त हुआ। तो तभी उन्होंने अपने प्रयोग से ये पता लगाया कि हमें अगर कोई गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो गुण आगे वाली पीढ़ी में नहीं देख पाए। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई गुण हमें दूसरी पीढ़ी में नहीं देखने को मिला है, लेकिन वही गुण हमें फर्स्ट पीढ़ी से डायरेक्ट तीसरी पीढ़ी में देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से उन्होंने बताया था कि जैसे सेकंड पीढ़ी में अगर हम जितनी भी बार वाइट और जामुनी रंग का जो पर्पल कलर का जो पौधा है अगर उसका हम परस्पर क्रिया करवाते हैं तो उसका पौधा हमेशा हमें जामुनी रंग का ही मिलेगा। लेकिन अगर जो हमारी सेकंड पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी उसको अगर आपस में परस्पर क्रिया कराया जाए तो उससे मिलने वाला जो पौधा रहेगा वो कभी पर्पल हो सकता है और कभी वाइट हो सकता है। उसमें 75% मिलने वाला जो फूल होगा वो पर्पल होगा और 25% मिलने वाला जो फ्लावर होगा वो वाइट होगा। तो अपने इसी पे बेस्ड उन्होंने कहा कि मतलब उनकी ये थ्योरी हमें ये शो करती है कि किस तरह से हमारे अंदर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लक्षण जो रहते हैं तो किस तरह से हमारे अंदर आते हैं कि उनके कुछ लक्षण हमारे पेरेंट्स में दिखाई नहीं देते लेकिन वो हमारे अंदर दिखाई देते। तो उन्होंने इस मटर के पौधे के थ्रू हमें ये चीज़ हमें उस टाइम पे समझाई थी और इसी के लिए उन्होंने 3 नियम दिए थे। वो नियम के नाम आप देख लीजिए कौन से नियम थे वो। सबसे पहले इन्होंने आनुवंशिकी का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो उन्होंने 3 नियम कौन से दिए थे देखिए। मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल proposed 3 laws in 3 laws in लॉज ऑफ, जो एक बुक उनके जो नियम की वो जो लेख है उस बुक है उसका नाम है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने 3 नियम दिए थे। कौन से थे? नंबर 1 देखिए, नंबर 1 आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस
सेकेंड लॉ हमारा था, इसमें था द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और नंबर थर्ड पे आता है हमारा, नंबर थर्ड पे जो लॉ आया था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। ठीक है, ये मेन 3 लॉ जो आनुवंशिकी के ऊपर किसके द्वारा दिए गए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो उनका जो एग्जाम्पल था मटर के पौधे के ऊपर, वो हमने देखा कि किस तरह से हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जो शारीरिक लक्षण हैं या शारीरिक रंग रूप जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। कि जैसे एक लक्षण हमें एक पीढ़ी में देखने को मिला लेकिन वो दूसरी पीढ़ी में नहीं मिलता है, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी में वापस उसका जन्म होता है तो वही लक्षण हमें एक पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी में देखने को मिल जाता है। तो ये थ्योरी मेंडल ने दी थी सबसे पहले, और फिर बाद में इसके ऊपर और बहुत सारे रिसर्चेस होते रहे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे और इसको और अच्छे से समझा दिया गया था। फिर बाद में हमारा आता है इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना का देख लीजिए एक बार। ये 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि जिन्होंने इस पे थ्योरी दी थी। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है वो इंडिया के रहने वाले थे। वो जहाँ उनका जन्म हुआ था वो इंडिया में हुआ था, अब वो पार्टीशन पाकिस्तान के अंदर आता है। तो देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, देखिए इनका, he has written many researches papers regarding determination of the inheritance of new characteristics for his excellent work. He was awarded the Nobel Prize. Nobel प्राइज। तो देखिए हरगोविंद खुराना के बारे में। हरगोविंद खुराना जो थे वो भारतीय मूल के निवासी थे। उनका जन्म रायपुर में हुआ था जो कि पंजाब में है, और अब ये जो एरिया है वो हमारा पाकिस्तान से लगता है। तो जो डॉक्टर हरगोविंद जो खुराना है उन्होंने भी बहुत सारी रिसर्च की है। जो थ्योरी मेंडल ने दी थी
तो उसमें मेंडल को ये चीज़ का नॉलेज नहीं था कि मतलब हमारा ये जो गुण है वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो किस वजह से होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा डीएनए की वजह से। तो इस चीज़ का नॉलेज, उस चीज़ की थ्योरी का नॉलेज उस टाइम पे मेंडल को नहीं था। तो इसी चीज़ की थ्योरी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दी। मतलब उन चीज़ों को जो नियम मेंडल ने दिए थे उनको और बेहतर तरीके से किसने समझाया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इन्होंने बताया कि किस तरह से डीएनए के थ्रू हमारे जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, या किस तरह से वो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में बताया गया था। और उन्होंने इसको और अच्छे तरीके से जीव विज्ञान के अंदर इसको समझाया था। तो जो हमारा मेंडल को जो नियम था उसको हम और बेहतर तरीके से डॉक्टर हरगोविंद खुराना के थ्रू समझ सकते थे। और उनके इस वर्क के लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। इसमें उनके साथ 2 साइंटिस्ट और थे जिनको भी हरगोविंद खुराना के साथ में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आफ्टर नोइंग all the above fact, Pinky understand that we resembles our parents or other members of our family। मतलब इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरी देखने के बाद में पिंकी को समझ में आ गया था कि किस तरह से हम हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हम क्या मिलते हैं या उनके लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं। बट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट इन एनिमल्स ऑल्सो। लेकिन वह यह भी जानना चाहती थी कि क्या ये जो लक्षण हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं उस तरह के लक्षण क्या हमारे जो एनिमल्स होते हैं या जानवर होते हैं उनके अंदर भी ट्रांसफ़र होते हैं क्या। तो उसके मन में ये एक जिज्ञासा और थी। तो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ये हमारा इसके अंदर 2 पॉइंट्स या 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है एक तरह से, लेकिन मैं फिर भी उनको आपको बता देती हूँ। इसमें पूछा गया है हाउ डज ए काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ। मतलब काउ जो होती है, गाय जो होती है, वो अपने बछड़े को किस तरह से पहचान पाती है या कैसे पहचानती है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, क्योंकि डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है तो हम इसको नोट नहीं करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ बाय सीइंग एंड स्मेलिंग एंड लिकिंग इट। मतलब वो अपने बछड़े को कैसे पहचानती है, उसको देखकर, उसको स्मेल कर सूंघ कर और उसको चाटने के बाद में उसको पहचान पाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड। मतलब हमारी जो मदर है वो हमें किस तरह से एक भीड़ के अंदर पहचान लेती है। तो इसका आंसर भी सेम ही है कि किस तरह से पहचानती है। तो माई मदर रिकॉग्नाइज मी इन ए क्राउड बाय सीइंग माई फिजिक्यू। मतलब मुझे मेरा शारीरिक रंग रूप या मेरी शक्ल या मेरे शारीरिक जो बनावट है उसको देखकर मेरी माँ मुझे भीड़ के अंदर पहचान लेती है। उसके बाद हमारा आता है एक्चुअली एवर ऑर्गेनिज्म हैज सम कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स एक्नेस्टर्स एटसेट्रा बट इन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक हियर दे आर डिफरेंट टू। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है या जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर अपने जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे कोई ना कोई शारीरिक लक्षण ऐसे आ ही जाते हैं या उनमें ट्रांसफर हो ही जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो थोड़े अलग भी होते हैं। कैसे? इवन इन केस ऑफ ट्विंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। मतलब अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं, कोई ट्विंस है, तो उनके अंदर ये सेम नहीं है कि दोनों के अंदर जो लक्षण पाए जाए कि दोनों का जन्म सेम हुआ है तो दोनों के जो शारीरिक लक्षण हो वो सेम ही हो। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दियर फेस, अगर उनका फेस एक जैसा मिलने वाला हो या उनकी जो हैबिट्स हो वो एक जैसी हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसे ही सबके अंदर ट्रांसफ़र हो। उसके बाद में हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है वो देखिए। देयर आर डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू विच द फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर और जॉइंट। मतलब हमने इसमें फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा जो एकल परिवार होते हैं, और एक जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा जो संयुक्त परिवार होते हैं। फिर बाद में हमने देखा था इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज और फैमिली मेम्बर्स प्ले डिफरेंट रोल। मतलब जो जॉइंट फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं उनके अंदर परिवार के हर सदस्य की क्या क्या अलग अलग भूमिकाएं रहती है, वो चीज़ हमने लेसन में पढ़ी। फिर बाद में हमने पढ़ा सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड डू दियर अपब्रिंगिंग।
मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं, उनका अडॉप्शन करते हैं और फिर उनका पालन पोषण करते हैं। ये चीज़ भी, ये टॉपिक भी हमारे लेसन में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसका हमने आगे से देखा। फिर हमने पढ़ा था डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उन्होंने आनुवांशिकता के नियम की जो नई विशेषताएं हमें किस तरह से बताई डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, इसके बारे में भी हमने फिर आगे से पढ़ा। उसके बाद में हमारा इसमें आता है क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन है। क्वेश्चन आंसर्स के मैं डायरेक्ट आंसर्स आपको बताऊंगी, आप क्वेश्चन आपकी बुक से देख के नोट करेंगे, इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिलअप से है, ये लेसन के अंदर से ही है सारे क्वेश्चन, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा है फिलअप्स का, उसका आंसर हम देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज, मतलब जो हमारे जो लक्षण होते हैं वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस। फर्स्ट का आंसर है इनहेरिटेंस। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, फिलअप्स है इस वजह से आप अपनी बुक से क्वेश्चन नोट करके ये आंसर लिख सकते हो। फिर बाद में आ रहा है हमारा राइट टू नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड्स ऑफ जेनेटिक्स, मतलब इसके आनुवांशिकी के फील्ड में वर्क करने वाले दो वैज्ञानिकों के नाम लिखने। ये दोनों वैज्ञानिक हमने हमारी बुक के अंदर पढ़े हैं, क्या क्या नाम है उनके, आंसर देखिए 2, ये आंसर 1 और फिर आंसर 2 देखिए। 2 नेम में नंबर 1 है हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, और नंबर 2 है हमारा कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट कौन है जो जेनेटिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल एंड हरगोविंद खुराना। फिर आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें जो सही आंसर है वो चूज करना है। तो फ्रॉम वेयर डू वी गेट द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हमारे जो आनुवंशिक लक्षण है वो हमें किन से मिलते हैं, तो आपके दिया हुआ इसमें फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल, फिर है फ्रॉम पेरेंट्स, और फोर्थ आपके ऑप्शन है फ्रॉम ऑल ऑफ अबव। तो जो हमारे मैटरनल मतलब दादा दादी होती है उनसे भी हमें कोई ना कोई लक्षण प्राप्त होता है, हमारे नाना नानी से भी प्राप्त होता है, फिर हमारे माता पिता का तो हमारे अंदर कंट्रीब्यूशन होता ही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, वो है फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। तो थर्ड का आंसर देखिए, डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर आएगा, फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर बाद में हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर रिलेशन विथ योर मदर्स सिस्टर, मतलब हमारी माँ की जो बहन होती है उसके साथ हमारा क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता होता है, उसका आंसर देखिए आप। तो ये आंसर आपको पता ही है, हम उसे क्या कहते हैं, मासी कहते हैं एक तरह से, और वो हमारी मैटरनल आंट कहलाती है। तो इसका आंसर देखिए आप, माई मदर सिस्टर इज माई मासी। आंसर देखिए इसका, माई मदर्स सिस्टर इज माई मासी, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैटरनल आंट। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट है। फिर बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली, मतलब न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन हम लेसन के बीच में जब क्वेश्चन आंसर्स आए थे
उनमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चन आप वहाँ से नोट कर सकते हो, और नोट नहीं करो तो भी वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे ही ओरली देख लेते हैं। तो इन न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन, बट इन ए जॉइंट फैमिली देयर इज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड देयर चिल्ड्रन, है ना, या फिर कजिन्स लिख सकते हैं। तो मतलब न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, मतलब एक शॉर्ट फैमिली होती है, एकल परिवार, इसीलिए उसे कहा जाता है। लेकिन जॉइंट फैमिली में क्या होता है, उनके दादा दादी, फिर अंकल आंटी, उनके खुद के पेरेंट्स और अपने चाचा चाची के जो बच्चे, कजिन्स जो है वो, और खुद वो होते हैं। तो इस वजह से वो एक बड़ा परिवार होता है, इसलिए उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। और फिर क्या होता है, और इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली मदर एंड फादर, बट जॉइंट फैमिली ऑल मेंबर कंट्रीब्यूट टुवर्ड अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। मतलब न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है, बच्चों का पालन पोषण केवल उनके माता पिता ही करते हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है उसके अंदर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो ये आंसर आप इस अपने क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन कर रखे हैं उससे आप देख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो लेसन है हमारा, वो लेसन हमारा यही एंड होता है। हमने पूरा लेसन पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।